हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग राजस्थान बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो पहले मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस सीरीज को हम थ्रू आउट द मंथ कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। पहले सभी छात्रों के लिए ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल रहेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी का भी मैं पूरा प्रयोग करूँ इसमें, और साथ ही में इंग्लिश भी इसमें पूरी तरीके से बोली जाएगी। सो बोथ ऑफ यू, दोनों माध्यम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये क्लासेस काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। इसी के साथ साथ आपको इसकी जो पीडीएफ नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स जो है वो आप सिद्धार्थ एडटेक ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है इस क्लास का। आपकी क्लासेस है वो एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे कंडक्ट की जाएगी और समय होगा ठीक 5 बजे। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन ये क्लास होगी। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी दिन आप मतलब सोच रहे हैं कि आज थर्सडे है, आज क्लास क्यों नहीं आई है। सो इट इज़ बिकॉज द शेड्यूल इज इटसेल्फ सेइंग कि जो क्लासेस है वो मंडे, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को ये क्लासेस ली जाएगी। ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगा, 5 बजे ये क्लासेस कंडक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हम जो सेशन ले रहे हैं वो कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पूरा लगभग 500 से 600 पेजेस का है। ठीक है, आपके लिए वो 500 से 600 पेजेस पूरा पढ़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है आरएएस की वैकेंसी जो है वो जल्द ही अनाउंस हो सकती है। मान लीजिए अगर लगभग 3 से 4 महीने में अगर वैकेंसी अनाउंस हो जाती है तो आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा तैयारी के लिए। ऑलराइट, सो अगर हम अनुमान लगाए तो आज से आप मान लीजिए ठीक 5 महीने, अगर आप मान के चले कि मेरे पास 5 महीने हैं पूरे आरएएस की जो प्री एग्जाम है उसे अटेम्प्ट करने के लिए, तो इतना ड्यूरेशन आपके पास है। अब उसे आपको कैसे यूटिलाइज करना है उसकी प्लानिंग आपको आज ही से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता रही हूँ कि हम इस क्लासेस को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो पूरे इकोनॉमिक सर्वे को हमने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। टोटल 11 चैप्टर्स है। माइंडेड दिस आर द चैप्टर्स। यहाँ जो आपको दिख रहा है वो क्या है, मैं चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। तो आपके चैप्टर्स तो टोटल कितने हैं, 11 है। ऑल राइट, बट हमारी क्लासेस कितनी होगी इस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की, सो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 15 to 16 आपकी क्लासेस होगी। ठीक है, 15 से 16 क्लासेस मैं इसकी कंडक्ट करूंगी। क्लास का जो ड्यूरेशन है वो भी वेरी करेगा, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो छोटी है बिकॉज उसका कंटेंट बहुत कम है। इसी के साथ में हमने जो अप्रोच यूज किया है वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, देन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम सर्वे को थरोली समझ लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड बजट की जो घोषणाएं हैं हम उन्हें समझेंगे। उसके बाद में उस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आते हैं ये हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, मैं वहीं पर आपको सॉल्व कराऊंगी, उसके सॉल्यूशंस भी दूंगी। अगर कुछ पर्टिकुलर पीवाईक्यूज है जो पहले भी ऐसे प्रश्न आ चुके हैं वो भी मैं इनमें कवर करूंगी। बट ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चंस है वो एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको बताए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक ले रहे हैं तो एग्रीकल्चर की क्लास अपने आप में 3 क्लासेस के बराबर है, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की हमारी 3 क्लासेस होगी। दैट मीन्स इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो पार्ट 3 होगा, जब हम पूरा एग्रीकल्चर पढ़ चुके होंगे उस वक्त मैं आपको उसके प्रश्न हल करवाऊंगी। एम आई क्लियर ओवर हियर? ऑलराइट, इसी के साथ मैं ये भी बता दूं, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है यहाँ पे डेटा से रिलेटेड या हमें इसे कैसे स्टडी करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप सिद्धार्थ एडटेक ऐप के हेल्प रिक्वेस्ट में भी इसे डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं।
हमें ये देखना होगा कि हमने जो ये टॉपिक लिया है एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर रही हूँ, इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ। ये जो पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, ये क्लासेस जरूरी नहीं है कि मैं इसी सीक्वेंस में कंडक्ट करूंगी, ठीक है। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है एज सच, इसलिए मैं रैंडम टॉपिक्स लूंगी, आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लूंगी, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग भी लूंगी। सो माई टारगेट इज कि मैं आपको जो सबसे ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड टॉपिक है वो सबसे पहले तैयार करवा दूँ, सो दैट आप में भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ हम इसे समझ पा रहे हैं, और धीरे धीरे जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स है मैं वहां पर जाऊंगी। एग्रीकल्चर से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 है एग्रीकल्चर, उससे हम बिगिन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के एस्पेक्ट में, ठीक है। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन होता है, और हमारे 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। सो वी हैव टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो अभी जो बात हो रही है वो हो रही है 2023-24 की। जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया है? सर्विस सेक्टर से। कितना है? 54.72%। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की बात हो रही है। यहीं पर अगर मैं इसे कंपेयर करूं पिछले इकोनॉमिक सर्वे से, यानी कि 22-23 की इकोनॉमिक सर्वे से अगर हम इसे कंपेयर करें, तो सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कितना था? 53.41% था। तो अगर हमें इन्हें कंपेयर करने को बोला जाए तो हम क्या बताएंगे कंपैरिजन में? कि सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। जब भारत की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है उसमें इंप्रूवमेंट आया है, इंक्रीज देखने को मिली है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था 28.48, जबकि यहाँ पर पहले की अब कितना है कंट्रीब्यूशन है? 27.62, ठीक है। 28.48 तो था लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में, एट प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना है? 27.62। दैट मीन्स इंडस्ट्री सेक्टर कहाँ पे थी? सेकेंड पोजिशन पे ही थी, और सेकेंड पोजिशन पे ही है, पोजीशन वाइज सेम है। बट अगर हम कंपेयर करें कि कितना चेंज आया है, प्लस हुआ है या माइनस, तो सी द डेटा शोज कि इंडस्ट्री सेक्टर में गिरावट आई है, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ा है तो दोनों में से किसी एक में तो चेंजेस होगा ही होगा, क्योंकि यहीं से तो पब्लिक शिफ्ट होगी ना। एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर इन्वॉल्वमेंट था लोगों का, वहां से वो शिफ्ट होकर दूसरे सेक्टर में आए हैं, तो किसी में अगर बढ़ा है तो किसी और में घटेगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। इंडस्ट्री की हमने बात की, एग्रीकल्चर का देखें हम तो 17.66% कंट्रीब्यूशन है, जबकि पहले कितना था? 18.11। तो इसका ये मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी गिरावट आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कहीं पे ऐसा पूछा जाएगा कि सेक्टरल कंट्रीब्यूशन में इंडिया, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो उस वक्त कौन से सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली, तो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है सर्विसेज सेक्टर में, सेवा के क्षेत्र में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एम आई क्लियर अप टिल हियर? इतनी बात सभी को क्लियर होगी। इसके आगे हम देखते हैं कि राजस्थान का क्या स्टेटस है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? राजस्थान में नहीं, भारत में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था सारे सेक्टर्स का, और अब हम क्या देखेंगे कि राजस्थान में इन सभी सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो सर्विसेज सेक्टर जो है वो अगेन फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है 45.07%, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे है इंडस्ट्री, जिसका कंट्रीब्यूशन है 28.21%। थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा एग्रीकल्चर 26.72% के साथ। ये डेटा कब का है? 23-24 का, यानी कि अभी इस बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है ये उसका डेटा है, ठीक है। यहीं पर एक कंफ्यूजन भी मैं आपका दूर कर देती हूँ। देखिए, अभी जो बेसिक नॉलेज जिनके पास नहीं है, ठीक है, शायद जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की,
तो उन्हें ये आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पर क्यों 23-24 लिखा जा रहा है और बजट में क्यों 24-25 लिखा जा रहा है। तो देखिए, बजट जो है वो आने वाले साल का हमारा एक अनुमान है कि शायद हम इतना खर्चा करने वाले हैं, हमारी प्लानिंग है कि हम इतना खर्चा करें। ठीक है, इस खर्चे को करने के लिए हमारे पास इतना कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। जो अमाउंट कम है वो हम कहाँ से लाने का सोच रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उसे लोन के तौर पे लेंगे। तो कई बार वो ये अनुमान भी आपको बता देते हैं कि हम इस बैंक से लेंगे या हम इस जगह से इसको एज ए लोन लेंगे या फिर ग्रांट के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? ठीक है, बजट में तो क्या था, आपकी प्लानिंग है आने वाले साल की, द ईयर दैट इज गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है वो, और जो आएगा अगला एक साल। तो जब हम देखते हैं कि अभी 2024 में जब बजट पेश किया तो वो बजट किसका था? 24 और 25 के लिए था। पूरा 25 नहीं इंक्लूडेड होगा, वहां तक इंक्लूडेड होगा जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम समझते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। देखिए, पिछले पूरे एक साल में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए देश में, उसका डेटा है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है कि जो सरकार ने घोषणा की थी पिछले बजट में, उसका एप्लीकेशन कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्रकार की योजना जो लॉन्च की गई हो, तो हम ये देखेंगे कि उस योजना से कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने रुपए उसमें इन्वॉल्व थे, कितने का बजट उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, कितने बेनिफिशियरीज थे, और बेनिफिशियरीज में भी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है बहुत डिटेल में, कितने मेल थे कितने फीमेल थे। ठीक है, तो हर बजट के लिए एक उन्हें इकोनॉमिक सर्वे निकालना होता है कि पिछले साल का ये डेटा है। तो इसलिए क्योंकि वो पिछले साल का है तो हमने क्या लिखा है? 23-24, क्योंकि ये क्या है? 23-24 का अनुमान है कि ये सारी चीजें कब हुई थी? 23-24 में हुई थी। इसी के आधार पे आने वाले साल की प्लानिंग की जाती है कि अगर हमने ये चीजें की थी तो वो देखते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई है और अब हम क्या नया कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हम राजस्थान के सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। तो जब पिछले साल से, देखिए आपको कंपैरिजन तो जरूर करना है। कभी भी आप किसी भी डेटा को पढ़ रहे हो तो आपने एट प्रेजेंट तो अगर डेटा पढ़ लिया, बट अगर आपने कंपेयर नहीं किया तो आप क्या समझोगे उस डेटा के बारे में? तो हमेशा उसे पिछले साल से कंपेयर करके देखिए कि क्या चेंजेस हुए हैं। इसी को आप अपने मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 22-23 की जब हम बात कर रहे हैं तो टॉप में कौन था? वहां पर भी टॉप में था सर्विसेज सेक्टर 43.74 के साथ, इंडस्ट्री वाज ऑन थर्ड पोजीशन एंड एग्रीकल्चर वाज ऑन सेकंड पोजीशन। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपको दिख गया। सर्विसेज तो दोनों ही साल फर्स्ट पे था, बस इंडस्ट्री इस बार सेकंड पे आ गई है, एग्रीकल्चर थर्ड पोजीशन पे चली गई है। तो पोजीशन चेंज होने से ही हमें ये बात तो क्लियर है कि ग्रोथ हुआ है या डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर है। तो अब बचा सर्विस सेक्टर जो कि है फर्स्ट पोजीशन पे। तो देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में यहाँ पर था 43.74%, जबकि यहाँ पे है 45.7%। सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, क्लियर है यहाँ से आपको पूरा? जब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं सेक्टर वाइज, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि इस साल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के 2022-23 के डेटा की, तो हमें पता चला है कि कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर का? 26.72% है, जो कि तीसरे पोजीशन पे है। पिछले साल क्या था? हम थे सेकेंड पोजीशन पे इन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। एम आई क्लियर अप टिल हियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या हमें देखना है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, एक हमने पूरे भारत का देखा कि पूरे भारत में सेक्टर वाइज क्या था हमारा कंट्रीब्यूशन। फिर हमने देखा कि वही सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन राजस्थान में कितना था। ठीक है, तो राजस्थान में देखा हमने कि एग्रीकल्चर में जो है वो लगभग 26% कंट्रीब्यूशन है। अब उस 26% में से देखिए, एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसके अंदर भी सब डिविजन्स है, सब सेक्टर्स है। क्या क्या है? जैसे कि
क्रॉप्स है यानी कि फसलें हो गई, लाइव स्टॉक है जिसे हम कहते हैं पशुपालन, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है जिसे हम जानते हैं वन उत्पादन के नाम से, और साथ ही में फिशिंग है जिसे हम कहते हैं मत्स्य पालन। तो ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है। अगर मैं लाइफ स्टॉक्स रख रही हूँ, मैं पशुपालन कर रही हूँ, तो भी मैं अपने आप को एक किसान ही कहूंगी। क्यों? बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो मत्स्य पालन कर रहा है वो भी एक किसान ही है, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है। तो अगर हम अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, तो देखिए सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है कंट्रीब्यूशन वो है 48.58%, जो किसका है? लाइव स्टॉक का है। किसका है? लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन का कंट्रीब्यूशन है सबसे ऊपर, फर्स्ट नंबर पे। मैं आपको ये चीजें बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, पढ़ते हुए हमें लगता है कि ये क्यों याद रखना है, इससे क्या होगा, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आपको बहुत बेसिक चीज पूछेगी कि इसको अरेंज करना है विद टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? सबसे कम कंट्रीब्यूशन से सबसे ज्यादा तक आपको जाना है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको साथ साथ में लर्न भी करना है। सो लाइफ स्टॉक इज हैविंग द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट वी हैव क्रॉप्स, फसलें जो होती है हमारी, वो है सेकेंड पोजीशन पे। आफ्टर दैट वी हैव फॉरेस्ट्री थर्ड पोजीशन पे, जिसका कंट्रीब्यूशन है 6.40%। एंड एट द लास्ट वी हैव फिशिंग। देखिए कंट्रीब्यूशन फिशिंग का सबसे कम है, तो कितना है? 0.49%। जस्ट 0.49% कंट्रीब्यूशन है किसका? फिशिंग सेक्टर का। राइट, कहाँ पे है वो? फोर्थ पोजीशन में है। मेरे साथ रिपीट करिए पोजीशंस अगर हम इनकी बात करें। सो द टॉप, द लीडिंग वन इज लाइफ स्टॉक, पशुपालन। आफ्टर दैट वी हैव क्रॉप्स, फसलें। उसके बाद आती है फॉरेस्ट्री यानी कि वन उत्पादन। उसके बाद में आखिर में आता है फिशिंग सेक्टर यानी कि मत्स्य पालन। क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर। बट हमें सिर्फ इस सीक्वेंस को लर्न नहीं करना, अब हमें ये भी देखना है कि इनमें ग्रोथ है या डिक्लाइन है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल से तो आपको कंपेयर करना ही होगा, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो जब हमने इस डेटा को पिछले साल के डेटा से कंपेयर किया, ठीक है, यही डेटा मैंने आपको अभी बताया था पूरा कि ये कंट्रीब्यूशन है, तो उससे हमें ये पता चला कि लाइव स्टॉक में, पशुपालन में तो है 5.83% का ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ है। दैट मीन्स कि जो पशुपालन है, जितने भी हमारे पशु है जो हम रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, पेट्स की बात नहीं हो रही है। अगर मैं अपने शौक से घर में किसी पेट को पाल रही हूँ तो वो पशुपालन में काउंट नहीं होता है। अगर मैं उसके कमर्शियल यूज के लिए उसे रख रही हूँ तो हम उसे पशुपालन में काउंट करेंगे। So that has increased how much? 5.83%। अगर मैं क्रॉप्स की बात करूंगी, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉप्स में -1.61% है। 1.61%, इसका क्या मतलब है? आप क्या समझ रहे हो इससे? माइनस है, दैट मीन्स गिरावट है। देयर हैज बीन अ डिक्रीज। तो जो फसलें हैं इस बार यानी कि 2022-23 में जो फसलें हैं उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। तो आप समझ रहे हो, पशुपालन का प्रोडक्शन तो बढ़ा है, फसलों का प्रोडक्शन कम हुआ है। वहीं पे अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें, वन उत्पादन की बात करें, तो उसमें 2.82% है यानी कि इंक्रीज हुआ है। और हम फिशिंग की अगर बात करें तो देखिए 15.21%, सच ड्रास्टिक इंक्रीज। 15.21% उछाल है इसमें। ठीक है, इंक्रीज तो है पर कोई मामूली इंक्रीज नहीं है 1 या 2% का। इट हैज इंक्रीज बाय 15% पिछले साल की तुलना में। तो इससे हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि हो सकता है जो भी हमने पिछले बजट में घोषणाएं की थी कि हमें मत्स्य पालन में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, कि हम उसका कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम सुविधाएं दे सकते हैं, तो हो सकता है कि उस पर काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है
और इसलिए हमें ये इंक्रीज देखने को मिला है। तो यहीं से क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ है? द आंसर वुड बी फिशिंग सेक्टर। फिशिंग में हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये समझनी है कि हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हमें इन्हें ग्रोथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मैक्सिमम ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करने को कहा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? फिशिंग में मैक्सिमम ग्रोथ है। एम आई क्लियर? उसके बाद हमारा आ जाएगा लाइफ स्टॉक सेकेंड पोजिशन पे। थर्ड पोजिशन पे आ जाएगी फॉरेस्ट्री एंड एट द लास्ट वी हैव क्रॉप्स। तो बात को समझिए कि जो फिशिंग सेक्टर है, जो कंट्रीब्यूशन कितना था? केवल 0.49% का कंट्रीब्यूशन था, पर उसमें चेंज कितना है? सबसे ज्यादा है कि वो फर्स्ट पे आ गई है। ठीक है, जो चेंज है, जो ग्रोथ है, वो सबसे ज्यादा फिशिंग सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहीं से हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है सेक्टर वाइज वो भी कंप्लीट हो जाता है। हमने ये देख लिया। अब क्योंकि हम लाइफ स्टॉक में देख रहे हैं कि लाइफ स्टॉक में चेंजेस बहुत ज्यादा है। सी दिस इज द सेम डेटा, ये वही डेटा मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है, बट दिस इज इन नंबर्स। ठीक है, ये आपको जो डेटा है नंबर्स में मिल रहा है। आगे मैंने जो बात की थी आपसे परसेंटेज में बात की थी, तो नंबर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, बस आप उसी को याद रखिए। फिर भी मैंने आपके समझने के लिए इसे इंक्लूड किया है। ठीक है, ओके। तो हमने अभी अभी समझा था कि हाँ, लाइफ स्टॉक में जो है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें लाइफ स्टॉक दे रही है। तो हम इसे फर्दर देखेंगे कि अच्छा, लाइफ स्टॉक में भी कहाँ से कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा है। क्लियर? तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा देखिए 80.64% मैक्सिमम है, ये तो आप खुद देख सकते हो, सबसे ज्यादा एरिया यही कवर कर रहा है। तो इसका कितना, किसका कंट्रीब्यूशन है? दिस इज मिल्क, यानी कि दूध उत्पादन है वो कितना है? सबसे ज्यादा है। तो लाइफ स्टॉक जो है, पशुपालन हम कर रहे हैं, पर पशुपालन से हमें जो मिल रही है चीजें, तो सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? मिल्क है। ठीक है, दूध जो है वो सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है, कितना? 80.64%। उसके बाद में हमारा आता है अदर्स। अदर्स में दूसरी चीजें इंक्लूडेड है, क्या क्या होगी? तो इन चीजों को छोड़ के जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो आ जाएगा अदर्स में। जैसे कि हमें ऊन मिल रहा है, भेड़ों से हमें क्या मिल रहा है? ऊन मिल रहा है, तो वो भी हम अदर्स कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, आफ्टर दैट वी हैव मीट इंक्लूडिंग पोल्ट्री। अब इसका देखिए आपको मतलब समझना है। मीट तो हम समझ गए कि मांस है, तो मांस किसका हो सकता है? किसी भी जानवर का हो सकता है। एम आई क्लियर? जब हम लाइफ स्टॉक की बात कर रहे थे, हमने देखा कि हम इसे डिवाइड कर रहे थे अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो लाइफ स्टॉक हमें देती है। तो हमने देखा मिल्क का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमने देखा अदर्स का कंट्रीब्यूशन है, आफ्टर दैट वी हैव मीट, और लिखा हुआ है साफ साफ मीट इंक्लूडिंग पोल्ट्री। तो पोल्ट्री में हम काउंट करते हैं चिकन होती है उन्हें। ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन पोल्ट्री। और सबसे लास्ट में हमने एग्स को अलग से लिया है। ठीक है, पोल्ट्री में क्या था? सिर्फ चिकन्स को काउंट किया जा रहा था, बट लास्ट में जो है हमने एग्स को काउंट किया है अलग से। ठीक है, उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 0.64% कंट्रीब्यूशन है एग्स का। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर। अब हमें समझना है कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो किस प्रकार है। तो जब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की, तो ये बहुत ही सिंपल शब्द है, आपको बस शब्द में से मीनिंग निकालना है। लैंड क्या हुआ? हमारी जमीन हुई। यूटिलाइजेशन क्या होता है? उसका प्रयोग, कि अपनी जमीन का प्रयोग मैं किस प्रकार कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई जमीन है, तो हो सकता है या तो मैं उस पर एक मकान बना लूं, उस मकान को या तो मैं किराए पे दे दूं या मैं खुद रहने लग जाऊं, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उस पर एक दुकान बना सकती हूँ, उस दुकान को मैं खुद रन करूं या मैं किसी और को किराए पे दूं दुकान चलाने के लिए। ठीक है, तीसरा मैं क्या कर सकती हूँ उस जमीन के साथ में, कि मैं उस पर खेती कर सकती हूँ अगर वो एक फर्टाइल लैंड है तो। क्लियर? तो यहाँ पर बात हो रही है, हम लैंड यूटिलाइजेशन में बाकी लैंड्स को नहीं देख रहे क्योंकि हमारा टॉपिक ही एग्रीकल्चर है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे लैंड्स, ऐसे जमीन जिस पर खेती होती है, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं।
कि वो जमीन का जो एरिया है वो बढ़ा है या कम हुआ है। जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस होते हैं, यानी कि कितने लोगों के पास खेती करने लायक जमीनें हैं, उनकी संख्या बढ़ी है या कम हुई है, यही हमें इस डेटा से अनुमान लगाना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था पिछले आरएएस की प्री परीक्षा में, उसे भी हम आखिरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। पहले हम इसका डेटा समझे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके थोड़े टर्म्स जो है जो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि किस शब्द का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आप सभी समझते हैं जंगल, ऐसी जगह है जहां पर फॉरेस्ट का भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि किस तरह का फॉरेस्ट है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। हम सिर्फ देखेंगे कि वन के क्षेत्र कितने हैं, कितना एरिया है जो वन क्षेत्र में आता है। देन वी हैव एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। क्या बोल रहा है कि ऐसा एरिया जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में है। तो ऐसा हो सकता है कि इतना एरिया जहां पर या तो सड़कें बनी हुई है या मकान है लोगों के, जहां पर दुकानें बनी हुई है, या हो सकता है जो किसी और काम के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो इतना एरिया तो हमने क्या कहा है, नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए। फिर आता है बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। बैरन यानी कि बंजर जमीन, ऐसी जमीन जिस पर कुछ बोया नहीं जा सकता, कि आप कोशिश करोगे कि मैं वहां पर खेती करूं बट वो जमीन बंजर है, वहां पर कुछ भी नहीं उग पाता। सो दैट इज बैरन लैंड। देन वी हैव परमानेंट पैस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स। ऐसी जमीनें कि जहां पर हम अपने जितने भी पशुपालन के पशु हैं उन्हें चराने के लिए लेके जा सकते हैं, उन्हें ग्रेजिंग करवाने के लिए लेके जा सकते हैं। तो इतनी जमीन हमारे पास कितनी है, वी विल सी द डेटा। अभी थोड़ा आप रुकिए और इनको समझिए। देन वी हैव लैंड अंडर मिसलेनियस। वी हैव लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, यानी कि कुछ ऐसी जमीनें जहां पर जगह जगह पर कुछ पेड़ पौधे हैं, किसके हैं हमें नहीं पता, वो पेड़ पौधे इतने नहीं हैं कि हम उसे वन घोषित कर सके, पर वो है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है। ठीक है, देन वी हैव कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या हुआ, कि ऐसी जमीनें जो उपजाऊ तो है फिर भी वो ऐसे ही रखी हुई है। ठीक है, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। हम उगा तो सकते हैं अगर उस पर उगाना चाहे, मिट्टी तो उसकी सही है, बट फिर भी हम उसे उस पर्पज से, एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज नहीं कर रहे हैं। We have fallow lands and current, other than current fallow lands, and then we have current fallow lands। तो इसमें बेसिकली क्या किया कि जितनी भी करंट फैलो लैंड है और उसके बिना जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। देन वी हैव नेट एरिया सोन। अब यही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना एरिया है लैंड का जिसपे हम खेती कर रहे हैं। ठीक है, so we have 53.74% of land that is included जो खेती के लिए यूजफुल है। ठीक है, अब इन सभी में से आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है वो ये है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है और मिनिमम कंट्रीब्यूशन किसका है। ठीक है, बट एक बार हम ओवरऑल सभी को देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 8.09%। ठीक है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की मैं बात करूं वो है 5.92%। जब मैं बैरन लैंड की बात कर रही हूँ, बंजर जमीन, तो वो है 6.89%। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग फील्ड की बात करें तो वो है 4.82%। ठीक है, इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो अक्सर ऐसे में क्वेश्चन सिर्फ मेजर और माइनर का आता है आपके पास। ठीक है, मैक्सिमम किस में है और मिनिमम किस में है। लैंड अंडर माइसलेनियस यूज की अगर हम बात करें, so that is not pretty much clear with this particular diagram. We have 10.39 for cultivable wasteland, fallow land is 5.68%, and current fallow land is 4.38%. So this is 0.09%. ठीक है, so land under miscellaneous tree crops क्या है सबसे कम, जो मैसेलिनियस मैंने आपको बताया था ना कि पेड़ तो है बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो इतने ज्यादा क्वांटिटी में है कि हम उसे वन घोषित कर दे। ठीक है,
सो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, कितना है 0.09%, और जिसमें हम खेती करते हैं उसका सबसे ज्यादा है 53.74%। अब हमें ये भी देखना है कि ये जो लैंड्स है, जो लैंड होता है वो किसके पास कितना लैंड है, ठीक है। इसके पहले आपको समझना है कि क्या होता है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। ये एक शब्द है जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में कई जगहों पर दिखाई देगा एंड आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए। सो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग हम उसे कहेंगे कि ऐसा लैंड जो मेरे पास है और जिस पे मैं प्रेजेंटली खेती कर रही हूँ, दैट इज माय ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। खेत है, मैं तो अभी यहाँ रहती हूँ शहर में, बट मान लीजिए अगर गांव में भी मेरे पास कोई खेत है जिस पर अभी मैं कुछ नहीं उगा रही हूँ, ठीक है, वो खेत ऐसे की ऐसे ही है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा वहां पे, तो वो सिर्फ मेरी क्या है, लैंड होल्डिंग है, यानी कि वो जमीन है जो मेरे पास है। जब मैं कहती हूँ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, तो क्या मतलब है, अगर उस गांव की जमीन पर मैं खेती करूंगी तो वो काउंट होगी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग में। समझ रहे हैं आप दोनों में डिफरेंस? लैंड होल्डिंग तो क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है जो मेरे पास में है। जब मैं कहती हूँ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, तो उसका ये मतलब है कि उस पर मैं खेती कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने लैंड होल्डिंग्स को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, जैसे कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग, फिर एक आता है स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। तो ये एरिया वाइज होता है कि कितना एरिया है, उसके संदर्भ में ये सब टर्म्स होते हैं। हमें ये देखना है कि इसमें कितना इंक्रीज है और कितना डिक्रीज है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्जिनल, स्मॉल और सेमी मीडियम में तो हमें क्या देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है कि जो एरिया है वो बढ़ा है, ठीक है। पर जो मीडियम और लार्ज है उसमें क्या हुआ है, एरिया घटा है, डिक्रीज हुआ है एरिया। यानी आप कुछ इसमें से मीनिंग निकाल सकते हो। सोचिए, अगर लार्ज लैंड होल्डिंग का एरिया कम हो रहा है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा एरिया था। फॉर गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, किसी के पास 1000 गज जमीन है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर 1000 गज जमीन को हम लार्ज में मानते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, वो 1000 गज जमीन अगर अब 500 हो चुकी है, तभी मैं कहूंगी ना कि डिक्रीज हुआ है। तो ऐसा क्या कारण होगी कि एरिया क्यों डिक्रीज होगा, या तो मैंने अपना हिस्सा बेच दिया किसी को, राइट। डिक्रीज कब होगा लार्ज लैंड होल्डिंग, मैंने या तो अपना एरिया जो है वो किसी पर्सन को बेच दिया है, या फिर मैंने उसका बंटवारा कर लिया है अपनी ही फैमिली में, ठीक है, कि जैसे 2 3 4 भाई है, उन भाइयों में इक्वली वो बट चुकी है। तो लैंड एरिया क्योंकि अब किसी और पर्सन का हो गया, तो उसे क्या कहा जाएगा कि वो अब लार्ज एरिया नहीं रहा, वो क्या हो गया, स्मॉल में आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है कहाँ पर, मीडियम और लार्ज में। तो ये डेटा हमें क्या हेल्प कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं इसका आइडिया मिलेगा कि क्योंकि लार्ज और मीडियम लैंड होल्डिंग्स का एरिया जो है वो कम हो चुका है पहले से, दैट मीन्स कि या तो लोग अपनी जमीनें जो है वो बेच रहे हैं, या फिर उन जमीनों को बांट रहे हैं अपने परिवार के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, यानी कि ऐसे ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो औरतों के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो उनका टोटल एरिया तो कितना है, 16.55 लाख हेक्टर, और उसमें क्या देखने को मिली है, ग्रोथ कितनी, 24.44%, ठीक है, 24.44% ग्रोथ देखने को मिली है कहां पर, फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स में। बेसिक सी चीज है कि ज्यादातर कोई भी जमीन जो है वो औरतों के नाम पर खरीदी जाती है ताकि टैक्स का जो है उन्हें कंसेशन मिल सके, सिर्फ यही एक मेजर कारण होता है। फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कुछ जमीनें तो है औरतों के नाम पर। तो देखा जाए तो अगर क्वेश्चन आया फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स का, पूछा जा सकता है कि वो घटी है या बड़ी, पूछा जा सकता है कि वो बढ़ी है या घटी है।
सो यू हैव टू से इट हैज इंक्रीज्ड, बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 24.44% बढ़ी है. ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर. नाउ सी, दिस डेटा इज पर्टिकुलरली वेरी मच इंपॉर्टेंट. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है जब आप सिर्फ इस टेबल को देखोगे ना, तो हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एक बार आपको समझना है कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं इस टेबल से. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप ये भी समझिए कि इस टेबल को रीड कैसे करना है. ये मत देखो कि इतने सारे नंबर्स है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बस ये देखो हाउ टू रीड दिस टेबल. तो सबसे पहले हमें टेबल में क्या दिया है कि इस टेबल में ये बताया गया है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हम बात करें, तो उन्होंने उसको डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज में. ठीक है, किसकी बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, उत्पादन की बात हो रही है, और उसे क्या किया है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है, उसका इन्होंने डेटा दिया है. तो सबसे पहले क्या है, देखिए सीरियल्स की बात हो रही है. सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स की बात हो रही है, जैसे गेहूं है, गेहूं इज काउंटेड एज अ सीरियल. जवार है, रागी है, ऑल दीज आर सीरियल्स. तो ये कहा गया है कि सीरियल्स में अब हमें किसका डेटा देखना है, यहाँ पर तो एरिया की बात हो रही है और यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है. सो वी आर नॉट लुकिंग एट द एरिया, काट दो इसको. क्लियर, इस टेबल में से इतनी चीजें तो पहले ही आउट हो गई कि अभी हम एरिया की बात नहीं कर रहे. तो अगर आपके पास भी इकोनॉमिक सर्वे है, आप साथ में रखिए इकोनॉमिक सर्वे, पेंसिल भी रखिए, हमेशा पेंसिल से कट करिए ताकि अगर आगे जाके पता चले कि वो गलती थी तो आप उसको इरेज कर सको. सो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल जस्ट कट दिस एरिया. अब आपका कंटेंट कम हो गया, आपको सिर्फ इसे समझना है. सो लेट अस डिकोड दिस पार्ट. ऑलराइट, देखते हैं. हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की. तो प्रोडक्शन में मुझे पता होना चाहिए पिछले साल का क्या प्रोडक्शन था, 23-24 का, और मैं उसको कंपेयर करूंगी उससे पहले वाले साल में कितना प्रोडक्शन था, यानी कि 22-23 से. तो 21-22 में क्या डेटा था ना, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा. सो आई हैव कट डाउन इवन दिस. अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप एक टाइम पर एक एक चीज को करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद रखने के लिए. जिस दिन आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये डेटा को इतना समझ चुका हूँ, मुझे याद हो गया, तब आप फिर आगे फर्दर कंपैरिजन करिए उसका. ठीक है, तो समझते हैं कि सीरियल्स का प्रोडक्शन मैच करिए. 23-24 में कितना है, 208.61%. पहले कितना था, 216. दैट मीन्स क्या हुआ है सीरियल्स प्रोडक्शन में, पहले से तो कम हुआ ना. 2016 था और पिछले साल कितना रह गया, 2008. सो कुछ उसमें कमी आई है. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव शोन हियर कि सीरियल्स की जब बात हो रही थी तो क्या हुआ, उसमें कमी देखने को मिल रही है. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड कैटेगरी में आते हैं पल्सेस. अभी सिर्फ हम इन पिंक लाइंस को देख रहे हैं, आपको ध्यान देना है, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे हमें इन्हें डिकोड करना है. ठीक है, तो हमने सीरियल्स को समझ लिया, अब हम समझते हैं पल्सेस को. तो पल्सेस के जो है वो डेटा कितना है, 36.40 हुआ है. ठीक है, लाख टन में बात हो रही है, तो 36.40 लाख टन प्रोडक्शन हुआ है, और उससे पहले था 36.42. तो डिफरेंस है, कितना है, 0.02 का डिफरेंस है. कितना है, 0.02 का डिफरेंस है, पर डिफरेंस तो है. और वो डिफरेंस क्या है कि वो कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ. तो पल्सेस में भी हम देखेंगे डिक्रीज. ठीक है, पल्सेस में हमने क्या देखा, डिक्रीज हुआ है. एम आई क्लियर. आते हैं तीसरी लाइन पे. तीसरी लाइन पे है फूड ग्रेन्स, यानी कि ए प्लस बी. देखिए, एक ओवरऑल ब्रॉड एस्पेक्ट होता है जिसे हमने कहा कि फूड ग्रेन्स. ठीक है, तो ये फूड ग्रेन्स है हमारे. फूड ग्रेन्स के अंदर दो कैटेगरीज होती है, एक तो होती है हमारी दालें जिसे हम कहते हैं पल्सेस, और होते हैं सीरियल्स. ठीक है, तो हमने डिवीजन कैसे किया फूड ग्रेन्स का, सीरियल्स और पल्सेस में. ठीक है, तो हमने अलग अलग तो देख लिया कि सीरियल्स का तो क्या हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, पल्सेस का भी क्या हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ. तो इसका मतलब है कि हम ओवरऑल भी अगर फूड ग्रेन्स को कंपेयर करेंगे तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा.
ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा क्योंकि दोनों कैटेगरीज में रिडक्शन है। तो ओवरऑल फूड ग्रेन्स हैव आल्सो डिक्रीज्ड इन प्रोडक्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड्स की हम बात कर रहे हैं। ऑयल सीड्स यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी फसलें जिनसे हम तेल जो है वो निकाल सकते हैं, उन्हें हम काउंट करते हैं ऑयल सीड्स में। तो किन किन फसलों का तेल निकलता है? मूंगफली, सोयाबीन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इवन हम, अच्छा यहाँ ऑयल सीड्स की बात हो रही है तो हमें पर्टिकुलरली क्या कंसीडर करना है? सीड्स को कंसीडर करना है। जैसे सनफ्लावर ऑयल है, यहाँ पर मैं कोकोनट को कंसीडर कर सकती हूँ या नहीं? आप सोचकर बताइए, क्या कोकोनट ऑयल भी इसमें इंक्लूड होगा? जस्ट कट दिस पार्ट। तो अब हम देख रहे हैं ऑयल सीड्स का कंपैरिजन। तो ऑयल सीड्स में 103 था सबसे पहले, और फिर हमारा पिछले साल रहा 101। तो प्रोडक्शन क्या हुआ है? घटा है। ऑयल सीड्स में भी प्रोडक्शन क्या हुआ? घट गया। फिर हमने देखा शुगर केन की, अगर हम बात करें तो शुगर केन का प्रोडक्शन हल्का सा बढ़ा है। अब कितना भी बढ़ा हो, अगर वो बहुत माइनर है, इवन 0.0001 भी होगा तो भी हम बोलेंगे कि वो बढ़ा है, ठीक है। सो शुगर केन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज एंड कॉटन प्रोडक्शन हैज डिक्रीज। अगेन कॉटन का भी हम कंपैरिजन करें तो क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो अब मैं ओवरऑल आपको अगर बात करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? क्या है जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? तो हमारे पास तो एक ही चीज आ रही है ना, शुगर केन में। शुगर केन के अलावा हर चीज का प्रोडक्शन क्या हुआ है? कम हुआ है। एम आई क्लियर? चीजों को जब याद करना हो तो यही सबसे आसान तरीका होता है। किसी बच्चे ने कमेंट में ये भी पूछा था कि कैसे हम चीजों को याद रखें। तो याद रखने का एक सबसे सिंपल तरीका ये होता है, उसकी कैटेगरीज बनाइए और कैटेगरीज में से कुछ चीजें कॉमन निकालिए। तो हमें यहाँ कॉमन क्या मिला है? फूड ग्रेन्स में ये मिला है कॉमन कि ओवरऑल जब हमने प्रोडक्शन वाइज देखा तो हर किसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था, केवल किसका इंक्रीज हुआ? शुगर केन का प्रोडक्शन, गन्नों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको देखने को मिलेगा कि मैंने दो चीजें और लिखी है, खरीफ और रबी। तो खरीफ और रबी क्या है? जो ये डेटा था हमारे पास सीरियल्स का, है ना, ओवरऑल डेटा था, उसी डेटा को हमने दो भागों में बांट दिया। हमने क्या किया? जो सीरियल्स का हमारे पास डेटा था उसमें से भी हमने उसको फर्दर क्लासिफाई किया कि खरीफ के सीरियल्स का क्या हुआ और रबी के सीरियल्स का क्या हुआ। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि जो खरीफ के क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी कम था, बट रबी का प्रोडक्शन क्या था? इंक्रीज हुआ था। ठीक है, मैंने किसकी बात की? मैंने फूड ग्रेन्स की बात की। फूड ग्रेन्स में कैटेगरीज थी, क्या क्या थी? सीरियल्स थी, पल्सेस थे, ऑयल सीड्स थे। फिर मैं ये बोल रही हूँ कि उस क्लासिफिकेशन में भी अगर हम फर्दर जा रहे हैं तो हमने क्या किया? सीरियल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया, खरीफ में और रबी में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि खरीफ में भी अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन तो डिक्रीज ही हुआ है, बट रबी फसलों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो अब इसको वापस से देखिए, अगर हम फिर से पूरे की बात करें तो प्रोडक्शन दो चीजों में हम कह सकते हैं इंक्रीज हुआ है, रबी फसलों का हुआ है और शुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है। एम आई क्लियर अप टिल हियर? इसको आप दोबारा से देखिएगा, खुद से एक बार इकोनॉमिक सर्वे खोलकर इस डेटा को पढ़ने की कोशिश करिए। आपको डेटा रीडिंग आनी चाहिए कि एक टेबल दिया है, उसमें कुछ कंटेंट है, कुछ चीजें लिखी है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें से मुझे क्या मतलब निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक आइडिया ऑलमोस्ट पूरा ही बता दिया है कि कैसे आप इस चीज को कवर कर सकते हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें मैंने पहले बताई आपको वो नंबर्स में थी, यहाँ पर उसको एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शो किया गया है बार चार्ट के फॉर्म में। तो आप देखिए यहीं से क्लियर अनुमान लगा सकते हो। आप जब ये हाइट मैच करते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि किस साल ज्यादा है किस साल कम है। तो ये हाइट पहले से नीचे जा रही है, दैट मीन्स प्रोडक्शन गिरा है। ठीक है,
ऑयल सीड्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत माइनर सा चेंज है, बट चेंज है, रिडक्शन है। पल्सेस में तो बहुत ही माइनर है, 0.02 का रिडक्शन है, ठीक है, बट वी विल काउंट दिस एज रिडक्शन। ऑलराइट, ये जो टेबल है वो आप बना सकते हो अपने मेंस के पेपर में। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम क्या करें उसमें एक्स्ट्रा स्कोर करने के लिए, ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं फ्लो चार्ट बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता, बट सी आपको पूरा डेटा वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी इसको ऐसे डायग्राम को बना सकते हो। इट टेक्स जस्ट 30 सेकेंड्स हार्डली। सो विद इन 30 सेकेंड्स आप 10 लाइनें तो नहीं लिख सकते हो, बट आप एक छोटा सा अगर डायग्राम भी बना रहे हो ना, तो उन्हें समझ में आ गया, यू आर स्मार्ट इनफ, यू नो हाउ टू यूज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्लस उन्हें ये पता है कि डेटा आपको मालूम है, तो अगर उन्होंने रीड नहीं भी किया आपका कंटेंट, तो भी वो डेटा देखकर समझ गए कि अच्छा इस पर्सन को पता था, एंड यू विल गेट योर मार्क्स। तो इस तरीके का जो छोटा छोटा ग्राफ्स होते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में इंक्लूड कर सकते हो। एंड ये कभी मत सोचना कि हाँ एग्जाम में तो मैं कर लूंगा, अभी मुझे नोट्स में बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपके नोट्स में नहीं है, इट इज 110% आई एम सेइंग यू कि वो आपके एग्जाम पेपर में भी नहीं होगा, क्योंकि आप एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतनी ज्यादा नर्वसनेस में आप रिकॉल नहीं कर पाते हो एक्स्ट्रा चीजें, आपको सिर्फ वही याद रहता है जो आपके नोट्स में अवेलेबल था। तो आप अपने नोट्स में इन चीजों को इंक्लूड करिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर, सी नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। यहाँ पर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। इस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो हियर वी हैव गिवन अ कंपैरिजन बिटवीन 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कि राजस्थान जो है टॉप 3 में किन किन कैटेगरीज में बिलोंग करता है, किन किन चीजों के प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप 3 में आता है। तो कुछ में तो हमारा रैंक चेंज हुआ है, अदरवाइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो उससे पहले साल था वही रैंक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर इस फॉर्म में आएगा जहां पे चेंजेस हुए हैं। तो ये भी आप समझिए कैसे याद करना है, जहां चेंजेस देखने को मिला है वो वाले आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में अगर हम बाजरा की बात करें, सो राजस्थान इज एट द फर्स्ट पोजीशन। ऑलराइट, बाजरा के प्रोडक्शन में राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है, फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड करता है। इसी तरीके से आपको लर्न करना है कि सेकंड और थर्ड पे कौन है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्शन वाइज स्टेट को भी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाजरा के प्रोडक्शन वाइज आप स्टेट्स को अरेंज करिए। तो अगर आपको फर्स्ट पता है बट सेकेंड और थर्ड नहीं पता, तो इट्स नॉट वर्थ, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल 3। रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें, अगेन राजस्थान इज एट द टॉप पोजीशन। न्यूट्री सीरियल्स की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पे, राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है, सेकेंड पोजीशन पे। अब टोटल ऑयल सीड्स की जहां बात हो रही है, तो यहाँ पे पोजीशन राजस्थान की चेंज हुई है, ठीक है। टोटल ऑयल सीड्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान की पोजीशन पहले के कंपैरिजन में चेंज हुई है, सो यू हैव टू नो दैट, ठीक है। अभी कहाँ है राजस्थान, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो देखिए मैं आपको मेरी ट्रिक बता देती हूँ, मैं आपको मेरी ट्रिक बता रही हूँ, मैं कैसे इन चीजों को याद रखती हूँ। अगर आपके पास भी अपनी कोई अच्छी सी ट्रिक है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो कि इनको आप कैसे मेमोराइज करें, क्योंकि कुछ चीजें होती है जिसमें कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर डेटा है और ये डेटा आपको लर्न करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद की ट्रिक बनाकर लर्न करिए या आप मेरी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, मेरी ट्रिक सिंपल सी है कि मेरे पास 10 चीजें हैं लर्न करने को, 10 अलग अलग कैटेगरीज है, इसमें से मैं 10th को हटा रही हूँ क्योंकि 10th में सिर्फ राजस्थान है, बाकी 2 में तो दिया ही नहीं है, तो मुझे लर्न ही नहीं करना है। एक तो वैसे ही आउट हो गया, 10th पोजीशन पे क्या है, गुआर है, गुआर मुझे लर्न ही नहीं करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचे, 9 बचे। तो मैंने पहले तो इसको रट लिया कि इन 9 में से राजस्थान कितनों में है जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया कि 3 चीजें जिसमें राजस्थान फर्स्ट पे आता है। अब वहीं से मैंने कंपैरिजन स्टार्ट कर लिया कि अच्छा सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है, ठीक है। मैंने कहा था ना कॉमन चीजें निकालिए,
तो मैंने क्या कॉमन निकाला कि राजस्थान कहाँ पर टॉप पोजीशन पे है। क्लियर। अब इसके बाद में आप देखिए सेकंड मोस्ट क्या है। ठीक है, सेकंड मोस्ट मैंने देखा कि महाराष्ट्र जो है ये 3 जगहों पे टॉप पोजीशन में है। महाराष्ट्र देखिए, इन 3 जगहों पे मुझे महाराष्ट्र दिख रहा है जो टॉप पोजीशन पे है। तो वो कौन कौन सी है मैं उसको लर्न कर लूंगी कि ग्राम में आगे है, ज्वार में और सोयाबीन में आगे है। सी दिस इज माई वे टू लर्न इट। आपका कोई भी तरीका हो सकता है और किसी को मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से लर्न कर रहे हो, बस आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे मैम इसमें कुछ समझाओ, ये टेबल है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको लर्न ही करना होगा, कोई और ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। एंड लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, हर परीक्षा में ऐसा एक प्रश्न जरूर आता है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये राजस्थान का है। सेम डेटा इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में भी होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए आप आरएएस की भी परीक्षा दे रहे हो, आप यूपीएससी की भी परीक्षा दे रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी का डेटा जो है वो थोड़ा वेरी करेगा और राजस्थान का डेटा भी वेरी करेगा। तो जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो आपको उसी का डेटा याद रखना है। आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको ये डेटा फॉलो करना है। वहां पर आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि हमने तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी की थी और मैंने उसका डेटा बताया। ठीक है, तो हम राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो करेंगे। तो उसी तरीके से मैंने क्या देखा कि महाराष्ट्र जो है वो 3 जगह पे आगे है। तो मुझे ये तो इतना तो लर्न हो ही जाएगा। और इसके आगे जो है वो मैंने कंपेयर क्या किया कि जहां पर महाराष्ट्र आगे था, जिन 3 जगहों पे महाराष्ट्र आगे था, उन 3 जगहों पे राजस्थान कहाँ था, 3rd नंबर पे। याद हो गया। जिस जगह पे महाराष्ट्र आगे है, कहाँ कहाँ था, ग्राम, सोयाबीन और ज्वार में महाराष्ट्र आगे है, वहां पे राजस्थान कहाँ है, 3rd नंबर पे है। बस मुझे ये बीच के सेकेंड वाली पोजीशन लर्न करनी है, जिसमें से भी 2 में तो क्या है, एमपी है, तो बचा क्या, एक ही। कौन सा बचा है, ज्वार में कर्नाटका सेकेंड पे। याद हो गया, इतना तो यहीं पे सबको याद हो गया होगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करिए। ऑलराइट, ग्राउंडनट की बात करें तो हमें ये पता है मूंगफली में गुजरात हमेशा से टॉप पे रहा है। प्रोडक्शन में गुजरात और राजस्थान में कभी फर्स्ट कभी सेकेंड पोजीशन इस तरीके से चलता रहता है। काफी समय से गुजरात ही ग्राउंडनट की प्रोडक्शन में आगे है। ग्राउंडनट दैट मीन्स मूंगफली। ठीक है, जब हम टोटल पल्सेस की बात कर रहे हैं, टोटल पल्सेस यानी कि दालों की बात हो रही है, टोटल कि ओवरऑल जितना भी दालों का प्रोडक्शन हुआ है उसमें कौन आगे है, तो उसमें एमपी सबसे ज्यादा आगे है, महाराष्ट्र सेकेंड पे है, राजस्थान इज ऑन 3rd पोजीशन। ऑलराइट, सो आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। ये डेटा है, आपको लर्न ही करना होगा इस डेटा को। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो सिद्धार्थ एडटेक ऐप पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन टू से कल की यानी कि जो फ्राइडे को कंडक्ट होगी क्लास, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट 2 हम उसमें कवर करेंगे जिसमें स्कीम्स आएगी। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हम पार्ट 2 में फ्राइडे को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।